खाना खाते खाते जतिन के हाथ रुक गए। बराबर वाले कमरे से मम्मी की आवाज़ आ रही थी। क्या इसी दिन के लिए मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था? एक दिन यह मुझे खून के आंसू रुलाएगा। साहबजादे बड़े हो गए हैं ना, इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं करेंगे। माँ बाप की अब भला क्या ज़रूरत है? यह पापा की आवाज़ थी। जतिन ने हाथ में पकड़ा रोटी का कौर वापस प्लेट में रख दिया और पानी पीकर उठ गया। क्या बात है जतिन, खाना क्यों छोड़ दिया? और मम्मी पापा सुबह सुबह नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और जतिन के समीप चेयर पर बैठ गई। जतिन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपना ब्रीफकेस उठाया और बैंक चल दिया। मैं हैरानी से उसे जाता देखती रही। 2 दिन पहले ही मैं अपनी ससुराल से मायके बीएड करने के लिए आई थी। जिस क्षण में मैंने घर की रेहड़ी पर पाँव रखा था, उसी क्षण घर में पसरे तनाव को महसूस कर लिया था। यद्यपि हमेशा की भांति मम्मी पापा ने गले लगाकर मेरे माथे को चूमा था, किंतु उनके माथे पर परेशानी की लकीरें मैंने साफ महसूस की थी। उस समय तो घर पहुंचने के उत्साह में मैं इस बात को अनदेखा कर दिया, किंतु शाम होते होते जब जतिन घर आया तो उसका चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा अंदेशा गलत नहीं था। अवश्य ही घर में किसी बात को लेकर तनाव था। फिर आज सुबह की घटना, जतिन का भूखे ऑफिस जाना और मम्मी पापा का उसे कोसते रहना, ये सब बातें मेरे संदेह की पुष्टि कर रही थी। जतिन के जाते ही मैं मम्मी के पास गई और पूछा, क्या बात है मम्मी? उधर जतिन बिना खाना खाए बैंक चल गया और इधर आप और पापा को गुस्सा आ रहा है। आखिर बात क्या है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अब मुझे क्या बताऊं? इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा ने इसके रिश्ते के लिए एक जगह बात चलाई है। लड़की और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। कल मैंने उसे लड़की की फ़ोटो दिखानी चाहिए तो बोला मैंने आपके लिए लड़की ढूंढ रखी है। फ़ोटो तक देखने से इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ, मुझे और तुम्हारे पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? मम्मी की बात पर मैं सहजता से मुस्कुरा दी। जब से गुस्से वाली कौन सी बात है मम्मी? अब ज़माना बदल चुका है। अक्सर लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी स्वयं चुन लेते हैं। जतिन ने भी ऐसा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बेकार की बातें मत कर नीलू, समझा दे उसे। उसका विवाह वहीं होगा जहां हम चाहेंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। शाम को जतिन के बैंक से वापस लौटने पर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम अब अपने मन की बात भी मुझसे नहीं कह सकते हो? सच कहूँ दीदी, अभी रास्ते में यही सोच रहा था कि आज तुमसे सारी बात कहूँगा। जतिन बोला, अच्छा अब बता, कौन है वह लड़की जिसे तू पसंद करता है? मैंने उसके लिए चाय का कप टेबल पर रखा और उसके समीप बैठ गई। दीदी, उसका नाम स्वाति है, मेरे साथ बैंक में काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, पर मम्मी पापा ने उसे बिना देखे अस्वीकृत कर दिया। जतिन, मम्मी पापा की बात का बुरा मत मानो, वे दोनों पुराने ख्यालों के हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, पहले यह बताओ, मुझे स्वाति से कब मिलवा रहे हो? दीदी, कल रविवार है, शाम 5 बजे स्वाति को मैं क्वालिटी रेस्टोरेंट में बुला लेता हूँ, वहीं पर मिल लेना। अगले दिन 5 बजे मैं और जतिन क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुँचे। जब तक जतिन कॉफ़ी का ऑर्डर करता, एक गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। जतिन ने हमारा परस्पर परिचय कराया। स्वाति ने तुरंत झुककर मेरे पांव छू लिए। कॉफ़ी पीते हुए मैं उसके परिवार से संबंधित हल्के फुल्के प्रश्न पूछती रही, जिसका वह सहज उत्तर देती रही। मैंने उससे पूछा, तुम जानती ही हो मम्मी पापा तुम्हारे और जतिन के विवाह के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे में जतिन तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी? दीदी, यह तुम क्या? जतिन ने मुझे टोकना चाहा, किंतु मैंने उसे खामोश रहने का संकेत किया और अपना प्रश्न दोहरा दिया। स्वाति के चेहरे पर मुझे पीड़ा की भाव दिखाई दिए। वह धीमे स्वर में बोली, मैं भला क्या कर सकती हूँ?
कहीं आत्महत्या जैसा मूर्खतापूर्ण कदम तो नहीं उठाऊंगी। नहीं दीदी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। ज़िंदगी में संघर्ष करना अच्छी तरह जानती हूँ। आत्महत्या कायरों का काम है। ऐसा करके अपने माँ बाप और भाई को जीते जी नहीं मार सकती। स्वाति का जवाब सुनकर मुझे अच्छा लगा। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है। मैं तुम दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास करूंगी। कॉफ़ी पीकर हम लोग उठ खड़े हुए। रास्ते में जतिन बोला, दीदी स्वाति आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत समझदार। तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए। मेरा जवाब सुनकर जतिन के मन को कुछ राहत अवश्य मिली। एक दिन मैं कॉलेज से वापस लौटी तो स्वाति मेरे साथ थी। मम्मी ने उसे मिलवाते हुए मैंने कहा, मम्मी यह स्वाति है, राहुल की बुआ की लड़की। पिछले माह इसकी हमारे शहर में नौकरी लगी है। बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? मम्मी पापा तो दिल्ली में हैं, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे सिखाए हुए जवाब स्वाति ने मम्मी के आगे दोहरा दिए। इसे अपना ही घर समझना, जब भी मन करे आ जाना, मम्मी ने चलते हुए स्वाति से कहा। उसके बाद स्वाति का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मम्मी से उसकी खूब पटने लगी थी। 2-4 दिन में वह नहीं आती तो मम्मी उसके बारे में पूछ कर मुझे परेशान कर देती थी। एक दिन लंच टाइम में स्वाति घर पर आई। मैं उस समय कॉलेज गई हुई थी। जो ही वह गेट खोलकर अंदर घुसी, उसे सीढ़ियों पर से मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से उस ओर लपकी। देखा, मम्मी सीढ़ियाँ उतरते हुए फिसल गई थी। स्वाति ने उन्हें सहारा देकर उठाया। मम्मी के बाएं हाथ में चोट आई थी, हाथ हिलाने में भी तकलीफ हो रही थी। स्वाति ने तुरंत टैक्सी की और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर ने हाथ पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया। शाम को हम सब मम्मी का हाथ देखकर घबरा गए। सारी बात बताकर मम्मी बोली, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है। उसने जिस जिम्मेदारी के साथ मेरी देखभाल की, मुझे विश्वास है वह घर बहुत भाग्यशाली होगा जहां वह बहू बनकर आएगी। जतिन ने की तरफ मुस्कुरा कर देखा। बोली, मम्मी क्यों ना हम अपने ही घर को भाग्यशाली बना डाले। अरे मेरे बस में होता तो कब का बना चुकी होती, परंतु इसे भी तो अक्ल आए ना। पता नहीं कौन सी लड़की पसंद किए बैठा है। मम्मी ने जतिन की तरफ गुस्से से देखा। मैंने मम्मी के गले में बाहें डालकर कहा, ओह मम्मी इतनी निराश क्यों होती हो? तुम्हारा लड़का बहुत अक्लमंद है, इसने स्वाति को ही पसंद कर रखा है। अभी मैंने अपनी बात पूरी की ही थी, तभी पापा कमरे में आ गए। सुना आपने, नीलू कह रही है। मम्मी अभी भी मेरी बात से अचंभित थी। मैंने सब सुन लिया है। इस बारे में हम अब कल बात करेंगे। पापा को शायद सोचने के लिए समय चाहिए था। अगले दिन तक मैं और जतिन पसोपेश की स्थिति में रहे। पापा के जवाब पर हमारी सारी उम्मीदें टिकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर पापा बोले, जतिन तुम्हें स्वाति पसंद है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उसे अपने घर की बहू बनाकर हमें भी खुशी होगी, परंतु लड़की वालों से बात करने हम नहीं जाएंगे। उन्हें हमारे घर आना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है पापा, वही लोग आपसे बात करने आ जाएंगे। जतिन फ़ोन की तरफ लपका। अवश्य ही वह स्वाति को यह खबर सुनाना चाहता होगा। रविवार शाम को स्वाति के मम्मी पापा हमारे घर आए। चाय पीते हुए पापा बोले, भाई हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। आप सगाई की तारीख निकलवा लें। देखिए भाई साहब, खुलकर बात करना अच्छा होता है। आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? स्वाति की मम्मी ने पूछा। डिमांड तो कोई नहीं है। हाँ, शादी बढ़िया होनी चाहिए। यूँ भी आप लोगों में लड़की के विवाह में नगद रुपया तो चलता ही है। स्वाति के पापा के चेहरे पर उलझन के भाव आए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूँ। अगर जतिन और स्वाति एक दूसरे को प्रेम न करते तो आप लोग स्वाति के लिए अपनी ही बिरादरी में लड़का ढूंढते। तब क्या आपको उसके विवाह में नगद रुपया नहीं देना पड़ता? जो रुपए आप तक देते, वही रुपए आप हमें अब दे दीजिए। पापा यह आप क्या कह रहे हैं? जतिन हैरान सा हो उठा था।
उसे पापा की से यह उम्मीद नहीं थी। मम्मी ने उसकी ओर देखे, आंखें तरेर कर देखा। जतिन, बड़ों के बीच में तुम मत बोलो भाई साहब, आप स्पष्ट बता दे तो अच्छा रहेगा। कितना नगद रुपया आप चाहते हैं? स्वाति के पापा ने पूछा। अधिक नहीं, कम से कम 2 लाख तो आपको देना ही चाहिए। पापा और मम्मी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। जतिन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। वह उठकर अंदर चला गया। जतिन के जाने के बाद स्वाति के मम्मी पापा भी उठकर खड़े हो गए। भाई साहब, घर में सलाह करके हम आपको जल्दी से बताएंगे। वह उन लोगों के जाने के बाद जतिन चिल्लाया, पापा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आप लोग इतनी छोटी बात करेंगे। देखो बेटा, हमने तुम्हारी बात मान ली। तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारा विवाह कर रहे हैं। अब विवाह में क्या होगा और क्या नहीं होगा यह देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। नहीं पापा, यह ठीक नहीं है। मैं विवाह में दहेज नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, फिर तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारा स्वाति से विवाह भी नहीं होगा। हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। पापा भी अब आक्रोशित हो उठे थे। विवाह भी होगा और दहेज भी नहीं लिया जाएगा, यह तय है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। जतिन एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। देखो बरखुरदार, कान खोलकर सुन लो। यह मेरा घर है। अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। जतिन पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं हक्का बक्का सी यह सारा तमाशा देखती रह गई। कहाँ तो मैं समझ रही थी कि जतिन की विवाह की समस्या सुलझ गई और कहाँ गुत्थी और भी उलझ कर रह गई थी। अगले दिन दोपहर में मम्मी से बात की तो वह नाराज़गी जाहिर करते हुए बोली, देख नीलू, तू जतिन की तरफदारी मत कर। तेरे पापा शादी के लिए राजी हो गए, क्या यह कम बड़ी बात है? विवाह में हम थोड़ा बहुत दहेज ले लेंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। हम कोई दुनिया के पहले माँ बाप तो नहीं जो दहेज मांग रहे हैं। मम्मी पापा जतिन से कोई पहला लड़का नहीं जो इस कुप्रथा का विरोध कर रहा है। सभी पढ़े लिखे समझदार युवक अब दहेज के विरोध में आवाज़ उठाते हैं। हाँ हाँ, सारे समाज को बदलने का ठेका तो तुम ही लोगों ने ले रखा है ना। मम्मी बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। मम्मी पापा और जतिन के बीच तनाव बढ़ता ही गया। जब जतिन हर तरह से उन्हें समझा कर थक गया और वे नहीं माने तो उसने अपने लिए किराए पर फ्लैट ले लिया। अपना सामान लेकर घर से जाते हुए उसने मम्मी पापा के पांव छुए। रुने कंठ से वह बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आप लोगों से इस तरह अलग होना पड़ेगा। हमारे सिद्धांत बेशक अलग हैं, किंतु बस बस रहने दे। ये आशीर्वादी बातें अपने पास ही रख और याद रख, मेरी जायदाद में से तुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह मकान भी मैं नीलू के नाम कर दूंगा। पापा क्रोध में चिल्लाए, आपकी जायदाद की मुझे कोई चाह नहीं पापा, आप खुशी से सब कुछ दीदी के नाम कर दे। कहकर जतिन चला गया। उस समय मम्मी की आंखें अवश्य भर आई थी। 10 दिन बाद जतिन और स्वाति का मंदिर में विवाह हो गया। विवाह से पूर्व स्वाति के माँ बाप ने जतिन को काफ़ी समझाया कि उन्हें दहेज देने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जतिन टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद बेटे और माँ बाप के बीच उन्होंने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। विवाह से एक दिन पहले जतिन मम्मी पापा को बुलाने घर पर आया था, किंतु उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हाँ, मुझे और मेरे पति राहुल के सम्मिलित होने पर उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। 3-4 दिन तक जतिन के घर पर रहकर और स्वाति को उसकी गृहस्थी में एडजस्ट करवा कर मैं वापस मम्मी के घर लौट आई और राहुल वापस दिल्ली चले गए। मैं अब अपनी बीएड की पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी थी। जतिन के विवाह को 4 माह बीतते को आए थे। इस बीच न तो जतिन घर आया और ना ही मम्मी पापा अपने बेटे बहू से मिलने गए, किंतु कुछ दिनों में मैं एक बात महसूस कर रही थी। मम्मी पापा बहुत खामोश और उदास रहने लगे थे। न तो उन्हें दहेज मिला था और ना ही बेटे बहू का साथ। इस बुढ़ापे में अकेले रह जाना
अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। धन्यवाद।